गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। अब सबसे पहले आप यह जो शब्द है कि प्रयोजन मूलक हिंदी, यह किससे कहते हैं यह आपको पता नहीं है। आपको 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में प्रयोजन मूलक हिंदी के जो प्रश्नोत्तर है वह 5 मार्क में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम यह जानकारी लेते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है और किसे कहते हैं। आपने हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो गुजराती और हिंदी साहित्य में व्याकरण यानी कि समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के बारे में आपने कई सारी जानकारी ली है। इसके अलावा आप लेखन विभाग में देखते हैं तो निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, उसकी भी आपने जो जानकारी है वह प्राप्त की है। प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसकी यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम प्रास्ताविक स्वरूप जो है वह देखते हैं, क्योंकि आगे के हर जो टॉपिक है उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी में विश्वकोश है, शब्दकोश है, भाषा क्या है आदि ऐसे कई टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब क्या, उसमें क्या आता है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी किससे कहते हैं, तो यह जानकारी हमें होनी चाहिए। तो प्रस्तावना के रूप में हम देखें तो भाषा का मुख्य कार्य है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तो संप्रेषण का अर्थ है कि वक्ता का कथन यानी कि जो व्यक्ति जो बोलता है श्रोता तक उसी अर्थ में पहुँचे। जो व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह सामने वाला व्यक्ति उसी शब्द में उसे सुने, उसे समझे। तो जिस अर्थ में वक्ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्द प्रयोग को प्रयोजन यानी कि आयोजन मूलक जो शब्द है उनका संप्रेषण का अर्थ बनता है। सामान्य व्यवहार की भाषा को व्यक्ति स्वयं अपने घर, परिवार और समाज से भाषा जो है वह व्यक्ति सीखता है। शब्दों का भंडार जो है, शब्दों का निर्माण जो है वह अपने आसपास के जो माहौल है उनमें से सीखता है। जो परिवार होता है, जो घर होता है, समाज होता है, तो व्यक्ति उनमें से जो भाषा का आयोजन करता है उसे प्रयोजन कहते हैं। जो सुनता है और उसी शब्दों को वह सीख लेता है। इसीलिए किसी औपचारिक तालीम की उसे ज़रूरत है, यानी कि भाषा को सीखने के लिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो अपने जो माता पिता होते हैं, जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो भी कुछ बोलते हैं उन शब्दों का वह अर्थ गठन करता है, उनका अनुकरण करता है और बच्चा वैसे शब्दों को बोलने की कोशिश भी करता है। तो उसे प्रयोजन मूलक भाषा यानी कि हिंदी कहते हैं। व्यक्ति को स्व अध्ययन या औपचारिक शिक्षण और अभ्यास से यह ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई भाषा किसी देश के शासन के लिए बनती है तो उसे राजभाषा बनती है, उसे राजभाषा कहते हैं। उनका प्रयोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। अब कोई हम देखते हैं कि हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग जाति है, लोग होते हैं, अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग बसते हैं। तो इन सब को एक साथ जुड़ने के लिए, जिसे कहते हैं कि कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए कोई एक ऐसी भाषा होनी तो चाहिए कि जिससे एकता का माहौल बना रहे। तो आज भारतीय संघ की जो राजभाषा है, जिसे जो एक भाषा को जो हम सिलेक्ट करते हैं, जो सभी राज्य में बोली भी जाए, समझी भी जाए, लोग उसका उपयोग करें, तो ऐसी भाषा को जो राजभाषा कहते हैं। तो वह राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और उसकी लिपि जो है वह देवनागरी है। तो विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की प्रयोजन मूलक हिंदी
कि आज जो भाषा जो बोलते हैं ना उसे आज प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। जो विशिष्ट कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोजक परक है, सबसे ज़्यादा लोग इसे बोलते हैं ना, ठीक है, कि जिसके माध्यम से एक दूसरे के राज्य के साथ कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है। तो जो प्रयोजन परक हिंदी है उसे आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से जानते हैं, यानी कि हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी। व्यवहार की भाषा, साहित्यिक भाषा भी व्यक्ति और रचनाकार की विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक आवश्यकताओं से नियंत्रित होती है। इसी कारण हमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि की भाषा में अंतर दिखाई देता है। अनेकार्थता का श्रेष्ठ साहित्य भाषा का हक आवश्यक गुण हिंदी है। साथ ही साहित्यिक भाषा लक्षणा तथा व्यंजना प्रधान भी होती है। भाषा कैसे होती है? तो भाषा जो है वह लक्षणा तथा व्यंजना प्रधान होती है। साहित्यिक भाषा जो होती है वह प्रत्येक कार्यक्षेत्र की कुछ विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली भी होती है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी में किन किन लक्षणों को निहित किया गया है? तो भाषा लक्षणा और व्यंजना प्रधान होती है प्रयोजन मूलक हिंदी में, और पारिभाषिक शब्दों का उसमें प्रयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोजन मूलक भाषा जो है वह एकार्थी, अलंकार विहीन तथा अभिधा प्रदान होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का आधार भी मानक हिंदी की शब्दावली, रूप रचना और व्यावहारिक संरचना ही है। प्रत्येक प्रयोजन मूलक क्षेत्र में, यानी कि प्रयोजन क्षेत्र की शब्दावली में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। इसी कारण प्रयोजन मूलक हिंदी को या शायद सीखना पड़ता है। यह औपचारिक क्षेत्र में होती है, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी राजभाषा जो होती है उससे फर्क होती है। तात्पर्य उसका यह होता है। अब प्रयोजन मूलक शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रयोजन मूलक शब्द जो है यानी कि प्रयोजन, उसका अर्थ क्या होता है? विशेषण। मूलक उसका अर्थ होता है प्रत्यय, प्रत्यय को जोड़ना। तो प्रयोजन में मूलक जोड़कर, विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़कर प्रयोजन का शब्द बना, और इस प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य, या उसके साथ मूलक शब्द उसका अर्थ होता है आधारित, निर्भर या फिर आश्रित। तो प्रयोजन मूलक हिंदी यह पूरा जो शब्द है उसका अर्थ, तात्पर्य होता है कि किसी भी निश्चित उद्देश्य पर आधारित हिंदी या किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की गई हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब प्रयोजन मूलक हिंदी के 3 आयाम हैं, ठीक है। फर्स्ट विषय वस्तु का आयाम, सेकंड मौखिक लिखित आयाम और शैली का आयाम। पहला है विषय वस्तु का आयाम, यानी कि यह ध्यान रखा जाता है कि जिस विषय के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करना है वह तकनीकी है या अर्ध तकनीकी या फिर गैर तकनीकी, क्योंकि प्रत्येक विषय की पारिभाषिक तथा सामान्य शब्दावली में अंतर होता है। प्रशासन, वाणिज्य, पत्रकारिता, खेलकूद और कार्यकलाप के क्षेत्र में अर्ध तकनीकी है, जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, न्याय विधि आदि में तकनीकी क्षेत्र में लिया जाता है। तो विषय वस्तु का आयाम यानी कि विषय वस्तु की जो कहते हैं कि मेन पॉइंट में कभी डिफरेंट होना नहीं चाहिए। मौखिक लिखित आयाम, कार्यालयी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों की भाषा प्रायः लिखित होती है, और कभी कभी जबकि आकाशवाणी, दूरदर्शन उसमें लिखित भाषा का मौखिक रूप में प्रयुक्त प्रदान होता है।
विधि भाषा मौखिक तथा लिखित दोनों रूप में प्रयुक्त होती है। अब हिंदी जो है, प्रयोजनमूलक हिंदी जो है वह औपचारिक, अनौपचारिक, तकनीकी, अर्ध तकनीकी, गैर तकनीकी आदि कई रूप में प्रयुक्त की जाती है। शैली का प्रदान, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी विषयों की भाषा जो है वह रूढ़िगत और शैली जो है वह औपचारिक होती है। अर्ध तकनीकी विषयों में जैसे कि पत्रकारिता, कार्यालयी, विज्ञापन आदि की भाषा में सभी प्रकार की शैली रूप समान, औपचारिक, अनौपचारिक, अतरंग मिलती है। देखो ना, कई जैसे देशीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आकाशवाणी, दूरदर्शन के विज्ञापनों की भाषा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैली में देखने को मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग औपचारिक, अनौपचारिक दोनों भाषा शैली में प्रयोजनमूलक हिंदी का आयाम बनता है। अब आयाम के बाद हम देखते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। संविधान में राजभाषा स्वीकृत होने के बाद हिंदी के व्यवहारपरक पक्ष की ओर विद्वानों का ध्यान गया, यानी कि संविधान ने राजभाषा किसे घोषित किया? हिंदी भाषा को, और व्यवहारिक रूप से विद्वानों ने इस पर गौर भी किया। कामकाज तथा प्रयोग के स्तर पर हिंदी के व्यवहार की कल्पना ने प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप ज़्यादा, એટલે कि अख्तियार का किया, उसका अर्थ होता है उसको प्रधान दिया। प्रयोजनमूलक हिंदी मानक हिंदी का ठोस विस्तार है, जिसे हम नए रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। प्रयोजनपरकता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रत्येक विषय के लिए अनुकूल पारिवारिक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा जो है वह सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, सरल, अभिधा प्रधान, एकार्थक होती है। इसमें कभी कभी कहावतें, मुहावरे, उक्तियाँ, अलंकारों तथा प्रतीक, ऐसे कई प्रतीक जो है उसका कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह यहाँ सुस्पष्ट और अभिधा प्रधान भाषा होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की जो प्रयुक्तियाँ है, अगर उसके बारे में हम जाने तो आपने सबसे पहले यह तो जान लिया कि भाषा का प्रयोगगत रूप ही, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, भाषा का प्रयोगगत रूप ही प्रयोजनमूलक हिंदी रूप है, जो विशिष्ट संदर्भ, शैली और क्षेत्र की भाषा के आधार पर बनता है। भाषा के ये विभिन्न रूप भाषा की प्रयुक्ति कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा की प्रयुक्ति। और इस दृष्टि से कार्यालय, बैंकिंग, इंजीनियरिंग ऐसे क्षेत्रों में प्रयुक्ति भाषा रूपों को क्रमशः कार्यालय प्रयुक्ति, बैंकिंग प्रयुक्ति, इंजीनियरिंग प्रयुक्ति कहते हैं। आप देखते हो ना, हर जगह के हर माहौल में अलग अलग प्रकार के जो वर्ड्स हैं ना उसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, लोग हिंदी बोलते हैं, तो कई खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, कई ब्रजभाषी हिंदी बोलते हैं ना। कर्मचारी लोगों की हिंदी भाषा अलग होती है। अगर आपको मैं एक ही उदाहरण दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखते हो ना, रेलवे में और बैंकिंग में जो हिंदी में जो सूचनाएं लिखी जाती है, इंग्लिश में और हिंदी में तो वहाँ पे जो हिंदी की सूचना लिखी होती है ना, तो वो बहुत ही प्रयोजनमूलक हिंदी शब्दावली का प्रयोग करके लिखा जाता है कि भुगतान देना पड़ेगा, ऐसा। तो ये भुगतान देना पड़ेगा, यह शब्द आपके लिए बड़ा भारी शब्द बन जाता है, क्योंकि वह यह शब्द जो है ना वह प्रयोजनमूलक शब्द है। हिंदी है पर जिसे कहते हैं कि प्रयोजन शब्द है। तो इस तरह से कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे भी आप देखो हिंदी में लिखा होता है, तो वह जो हिंदी भाषा तो हिंदी है, लेकिन वह जो हिंदी वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स को प्रयोजनमूलक शब्दावली कहते हैं। तो इस तरीके से हर एक सुविधा के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पहला है कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी और जनसंचारी हिंदी। अब कार्यालयी हिंदी में हम देखते हैं तो उसमें सरकारी प्रशासन कामकाज में जो प्रयुक्त है वह जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है,
तो उस हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालय की प्रयुक्ति में एक ही शब्द अपूर्ण वाक्य भी पूरे वाक्य का अर्थ देता है, जैसे कि तत्काल, गोपनीय, अवलोकनार्थ, आवश्यक, कार्रवाई के लिए आदि। तो ऐसे शब्द को कार्यालय प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द कहते हैं। तकनीकी हिंदी विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है उस हिंदी को तकनीकी हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयुक्ति की यह विशेषता है। संकेत प्राय रोमन या ग्रीक अक्षरों में यानी कि ग्रीक अक्षरों के चिन्हों के रूप में होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा का प्रयोग धनत्व, परमाणु, CNG आदि शब्दों का वैज्ञानिक प्रयुक्त में विशेष अर्थ है। तीसरा है वाणिज्यिक हिंदी, जैसे कि बैंक है, मंडियों है, व्यापार व्यवसाय, उसमें जो वाणिज्यिक हिंदी शब्द बोलते हैं, प्रयुक्त हिंदी जो होती है उससे वाणिज्यिक प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, जैसे कि मुद्रा, उत्पादन, पूंजी, दिवाला, दलाल, बिचौलिया आदि शब्द जो है वह अपना विशेष अर्थ छोड़ते हैं। बाजार की भाषा में दाल में आग लगी है, चांदी लुढ़की, तेल गरम, तो आदि अभिव्यक्ति है वह वाणिज्यिक हिंदी की अभिव्यक्ति है। उसके बाद है जनसंचारी हिंदी। जनसंचारी मतलब कि पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को जनसंचारी हिंदी कहते हैं। तत्काल संक्षेपण इसकी प्रमुख विशेषता है। विज्ञापन की भाषा जो है उसे यहाँ ध्यानाकर्षक करती है। प्रयुक्त हिंदी के शब्द बंधा जैसे कि मुक्केबाजी, एक दिवसीय मैच, T20, चौका, पारी, फिरकी, गेंदबाज आदि जनसंचारी हिंदी में उसकी अभिव्यक्ति होती है। इन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। तो आज अनेक क्षेत्रों में हिंदी के द्वार खुले, सभी जगह पे हिंदी बोलते हैं और सब जगह हिंदी के नुक्कड़े अलग अलग होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी के गढ़ने का कार्य चल रहा है। गढ़ने का कार्य यानी कि धीरे धीरे संभल रहा है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास की संभावनाएं अपार है, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने एक नया, बिल्कुल ही नया विचार, नया शब्द जो है वह पढ़ा कि प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी मानी एक ऐसी भाषा जिसे हम राजभाषा नियुक्त करते हैं, और इस राजभाषा जो हिंदी है, हिंदी में अलग अलग प्रकार के आयामों से, अलग अलग पारिभाषिक शब्दावलियों के माध्यम से हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और हर एक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हिंदी के अलग अलग प्रयुक्तियाँ होती है। प्रेजेंटेशन जो है ना वह अलग अलग तरीके से होता है। कहलाती भाषा हिंदी ही है, लेकिन हर जगह पर अलग अलग प्रयुक्ति से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोजन मूलक की विशेषता यह है कि इसमें भाषा जो है वह सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर और सरल और अभिधा प्रदान होती है, यानी कि भाषा लक्षणा एवं व्यंजना प्रदान होती है। इसमें मुहावरे, अलंकार आदि प्रतीकों का कोई स्थान होता नहीं। कहने का अर्थ यह होता है कि जिसे हम कहते हैं कि जो अतिरिक्त शब्दावली होती है उसे यहाँ पे कम किया जाता है, और उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए, जैसे कि देशज शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और ब्रजभाषा के शब्द है जैसे खड़ी बोली, देवनागरी लिपि, तो आदि इस तरह से अलग अलग प्रयोजन से हिंदी को, जो जिसे हम राजभाषा कहते हैं, तो उनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीके से इसका प्रयोजन किया जाता
है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, इस बात का हमने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। इसके आधार पर जो प्रश्नों की सूची है उनके उत्तर आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयोग है, ठीक है, उसकी हम जानकारी लेंगे।